जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमारे पास एक होता है सीपीयू, उसके बाद हमारे पास होती है मेमोरी जैसे रजिस्टर्स, ओके। उसके बाद आती है हमारे पास कैशे मेमोरी, उसके बाद आता है हमारे पास रैम, उसके बाद आती है हार्ड डिस्क वगैरह, ओके। तो ये जो होता है ये हार्डवेयर होता है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन उसके बाद हमारे कंप्यूटर में रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क, ओके। अब आपने ये सीक्वेंस से याद कर लेना है। जब भी आपको एमसीक्यू आएगा ना, तो आपने देखना है रजिस्टर लिखा हुआ है, अगर तो रजिस्टर लिखा हुआ है तो सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर ही आपने लगाना है। लेकिन रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने देखना कैशे मेमोरी है, वो भी नहीं है, फिर रैम, अगर वो भी नहीं मिलता फिर हार्ड डिस्क लाजमी होना चाहिए, ओके। और हमारे पास ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये तीनों हमारे पास टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं, रजिस्टर भी, कैशे भी और रैम भी। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर मतलब प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी लगी होती है, उस मेमोरी का नाम होता है सीपीयू रजिस्टर्स, ओके। स्टार्ट में ये थोड़ा सा लिखा हुआ था कि अगर हमने कोई भी चीज़ चलानी होती है, तो ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, वो हम किस में चलाते हैं, वो हम चलाते हैं वहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर, जिसे हम रैम कहते हैं। लेकिन रैम के अंदर कोई चीज़ लोड होगी तो ही वो चल सकती है, अगर वो लोड नहीं होगी तो वो चल ही नहीं सकती, ओके। जब वो मेमोरी में आ जाती है, फिर हम वो सीपीयू को चीज़ दे देते हैं कि ले लो, अब आप उसे यूज़ कर लो। लेकिन पहले वो किसके पास जाएगी, पहले मेन मेमोरी के पास जाएगी, फिर बाद में सीपीयू के पास जाएगी। अगर आपको याद हो, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि जब हमने वैल्यू दी कंप्यूटर को, वो मेन मेमोरी में चली गई, फिर बाद में प्रोसेसिंग होती है, ओके। प्रोसेसर बाद में काम करता है, पहले मेन मेमोरी काम करती है, ओके। तो उसके बाद देखें अगले पेज पे, पेज नंबर 80 पे इसकी डेफिनेशन है रजिस्टर की। द सीपीयू नीड्स स्टोरेज एरिया वेयर द डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्परेरीली, के सीपीयू को भी कोई जगह चाहिए होती है जो अपने अंदर ही डाटा स्टोर करे और टेम्परेरी स्टोर करेगा। और दीज स्टोरेज एरिया आर यूज फ्रीक्वेंटली, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करनी है सीपीयू ने, तो उसके अंदर चीज़ें जो पड़ी होंगी वो फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। सो फॉर efficiency these special purpose temporary storage area are provided within the CPU, okay। within का मतलब होता है उसी के अंदर, for enhancing the performance of the CPU these special purpose storage area called register। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में। और इसमें मेन पॉइंट्स कौन से, ये देखें, एक टेम्परेरी और दूसरा क्या था, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। उसके अलावा होती कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। इसका पर्पस क्या है, इनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, ओके। इसमें 4 पॉइंट हैं, इसको देख लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसके बाद हम ये पढ़ने लगे हैं पीसी, आईआर, एमएआर, एमबीआर और स्टैक पॉइंटर। इन पांचों का एक नाम है, वो हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ओके। इन पांचों को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अच्छा, आगे ये हम पढ़ रहे थे, ये होता है रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। इसका काम होता है कि जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो टिकट लेने गया हुआ है, तो लाइन में लगते हैं ना सारे, पाकिस्तान में नहीं होता लेकिन वैसे आमतौर पे दुनिया में ये होता है कि लाइन में लगके टिकट लेते हैं। तो एक बंदा होता है जो टिकट ले रहा होता है, एक बंदा होता है जो उसके पीछे होता है, जिसकी बारी अभी आनी है। तो जो टिकट ले रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की वर्डिंग में IR, ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आई समझ? जो बंदा मतलब प्रोसेसिंग कर रहा है वो कहाँ पे होगा, IR के अंदर। जिसकी बारी अभी आनी है वो होगा PC के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो IR के अंदर, जिसकी बारी अभी आनी है वो PC के अंदर। अच्छा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ये दो रजिस्टर हेल्प करते हैं। जब यहाँ से डाटा मूव करेगा ना, तो पहले उसका एड्रेस कॉपी होगा यहाँ पे MAR के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैंने अगले स्टेप पे जाना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले अपना एड्रेस कॉपी करूँगा किसके ऊपर, MAR के अंदर। फिर उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो हम कॉपी करेंगे MBR के अंदर, फिर वो वैल्यू जाएगी IR के अंदर। अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे तो देखिएगा, सबसे पहले वो वैल्यू पड़ी थी PC के अंदर, ओके। उसने उसका एड्रेस भेजा MR के अंदर, उसका जो डाटा था वो कॉपी हुआ MBR के अंदर,
फिर जब उसकी बारी आई ना एग्जीक्यूट होने की, फिर वो चला गया IR के अंदर। ओके, इसी तरह जब जो वैल्यू यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे आ गया ना, अब इधर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट, मतलब जो पहले बंदा खड़ा हुआ था ना पीछे, अब वो आगे आ जाएगा। इसी तरह ये काम करता रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा एक एक ज्यादा होती रहेगी, लेकिन कब होगी, जब वो वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा। समझ आई इस बात की कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी सर? ये देखें, पहले हमारे पास दो बंदे थे, एक बंदा था जो यहाँ पे था, ओके, और दूसरा बंदा यहाँ पे था जिसकी बारी अभी आनी है। जब ये वाला बंदा होके चला गया, यहाँ से टिकट ले ली उसने, फिर ये वाला बंदा कहाँ पे आ गया, यहाँ से होके यहाँ पे आ गया। ऐसे ही है। जी। तो यहाँ पे फिर कौन सा बंदा आ जाएगा, तो नेक्स्ट था जिसकी बारी अभी आनी है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक एक ज्यादा होती जाती है। कब होती है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो बेसिकली काम एक ही हो रहा है कि यहाँ से वैल्यू IR के अंदर आ रही है। ये जो बीच में दो है ना, MAR और MBR, ये दोनों बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ ये एड्रेस उठा के ला रहा है, ये डाटा उठा के ला रहा है, बस। ओके, अच्छा, इसका एक और भी नाम है, जो MBR है ना, इसको MDR भी कहते हैं। डी का मतलब होता है डाटा, जैसे यहाँ पे लिखा है मेमोरी बफर रजिस्टर, तो उसका मतलब क्या बनेगा, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ओके, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे आए जरा। प्रोग्राम काउंटर PC जिसे कहते हैं, दिस रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्रेस, कि इसमें एड्रेस पड़ा होता है किस चीज का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। वो इंस्ट्रक्शन जो भी फेच होनी है, फेच मतलब जिससे अभी यूज होना है, किस लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब चलने के लिए अभी उसने आना है, उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, PC के अंदर। PC मतलब ये प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखें, ये तो उसका मेन डेफिनेशन हो गया ना, लेकिन वो जो मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज भी होती है। मतलब जब एक वैल्यू थी, उसने एग्जीक्यूट होना था, अभी तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो गया फिर दूसरा आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा आएगा, तो उसकी वैल्यू एक एक ज्यादा हो रही है ना। ये देखिए लिखा हुआ है, एज सून दिस इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जैसे ही वो वैल्यू फेच हो गई, मतलब उसको हमने पकड़ लिया, इट्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट का मतलब होता है ज्यादा होना, सो दैट इट स्टिल हैज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो कहता है वैल्यू ज्यादा हो रही है, फिर भी इसमें वही एड्रेस होगा जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है। कभी भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि जिसने अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो इसमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है वो इसमें पड़ा होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मेरी क्लास है, क्लास है, वो किस में पड़ी होगी थी, PC के अंदर। अभी आपकी क्लास हो रही है, वो किस में होगी, यहाँ पे IR के अंदर, ठीक है। तो IR में क्या लिखा हुआ है, वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जब हमने इंस्ट्रक्शन ले ली, गेट कर ली, इट इज स्टोर्ड इन द IR, वो IR के अंदर आ जाएगा, वेयर दिस इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, जहां पे हम इसको डिकोड भी करते हैं। अब डिकोड का मतलब क्या होता है, डिकोड का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को लेके आए अपने पास, हमने पूछा हाँ भाई आपने क्या करवाना है, तो कहता है प्लस करवाना है, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो एक चीज हमने पता लगा लिया कि हमने इसका करवाना क्या है। सेकंड चीज है, अच्छा वो करना किसने है, ALU ने करना है या किसी और ने करना है। तो ये CU काम करता है, एक पता लगाता है कि चीज का करना क्या है, दूसरा करवाना किससे है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोड, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ओके, ओके। तो इस रजिस्टर में क्या हुआ जी, हमने जो चीज जो है फेच कर ली, वो किसमें स्टोर कर देते हैं, IR के अंदर। ओके, फिर हम MAR की यूज कर रहे हैं, when the CPU want to store some data in the memory, जब CPU कुछ मेमोरी में स्टोर करना चाह रहा है या फिर रीड करना चाह रहा है फ्रॉम मेमोरी। ओके, एक तरफ CPU बैठा हुआ है, एक तरफ कौन है जी, मेमोरी है। मेमोरी मतलब रैम, या तो CPU में से डाटा जा रहा है मेमोरी में, या मेमोरी में से डाटा आ रहा है कहाँ पे, CPU के पास। तो उसका एड्रेस जो होगा, देखिए लिखा हुआ है, इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द MAR। तो एड्रेस जो स्टोर करेगा रजिस्टर, उसका नाम क्या होगा, MAR। और जिस बस के ऊपर ये मूव करेगा, याद है उसका नाम क्या था, एड्रेस बस। ओके, मतलब जो मूव करवाएगा उसका नाम होगा एड्रेस बस, लेकिन CPU के अंदर एक छोटी जगह होगी जो एड्रेस को स्टोर करेगी, उसका नाम होगा MAR। अब उस एड्रेस के ऊपर कुछ डाटा भी तो होगा ना, कंप्यूटर के अंदर मेन चीज तो डाटा ही होती है।
बस उसको लोकेट करने के लिए हम एड्रेस रखते हैं। तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, MBR। मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था आपको, MDR, मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर। ओके, अगर MBR बोलेंगे तो इसका मतलब होगा मेमोरी बफर रजिस्टर, अगर D बोलेंगे तो मेमोरी डाटा रजिस्टर। द CPU यूजेस दिस रजिस्टर टू स्टोर डाटा। यहाँ पे देखिए डाटा लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे एड्रेस लिखा हुआ था, बस यही डिफरेंस इसमें। अच्छा जी, कमिंग फ्रॉम द मेमोरी, इसमें भी वही बात है, मेमोरी में से कोई चीज आ रही है या मेमोरी में कोई चीज जा रही है, तो जो हम यूज करेंगे डाटा के लिए उस रजिस्टर का नाम क्या होगा, MBR। अगर एड्रेस की बात करेंगे तो MAR। ओके, या बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा कि व्हाट इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्टैक होती क्या है। स्टैक होती है एक ऐसी चीज, जैसे बास्केट समझ लें, बास्केट एक साइड से ओपन होती है, दूसरी तरफ से वो क्लोज होती है। इसमें जब हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज मैंने इंसर्ट की वो सबसे नीचे आ गई, उसके बाद मैंने कोई चीज इंसर्ट की वो उसके ऊपर, फिर कोई चीज इंसर्ट की उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो चीज मैंने सबसे पहले इंसर्ट की थी, अगर उसे आउट करना हो तो कैसे करेंगे, बताएं हैं जरा। है बच्चों, ये देखें, ये एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी स्टैक की। ये देखिए मैंने कहा था ऐसी चीज होती है जो एक साइड से बंद होती है, नीचे से ऊपर से ओपन है। अब मैंने सबसे पहले ये वैल्यू एंटर की, वैल्यू एंटर करने को बोलते हैं पुश करना, इसमें नाम है इसका। ओके, अगर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो हम इसमें वर्ड यूज करते हैं, हम इसमें वैल्यू पुश करें। ले जी, मैंने सबसे पहले वैल्यू 1 पुश की, फिर वैल्यू 2 पुश की, अब देखिए 2 इसके ऊपर आई है, फिर 3 पुश की, इसके ऊपर आ गई, फिर मैंने अब अच्छा 3 वैल्यू पुश कर ली। सपोज मैंने कहा जी मैंने ये वैल्यू 1 जो है वो आउट करनी है 1, लेकिन मैं 1 कर नहीं सकता, ठीक है। पहले मुझे 3 बाहर निकालनी पड़ेगी, बाहर निकालने को वैल्यू को बोलते हैं पॉप करना, फिर मुझे 2 वैल्यू पॉप करनी पड़ेगी, फिर मैं 1 को पॉप कर सकता हूँ। तो अच्छा मैं इसको बोल सकता हूँ, मैंने इससे ना एक चीज जो है ना वो एनालाइज की कि जो चीज मैं फर्स्ट एंटर करता हूँ वो सबसे लास्ट पे बाहर आती है, मैं बोल सकता हूँ ना। जी। तो ये देखिए मैं फिर एक ना वर्ड लिखने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बुक पे लिख ले आप बुक के ऊपर। फर्स्ट, F मतलब फर्स्ट, I मतलब इन, फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि मतलब जो चीज सबसे पहले मैं इन करता हूँ, फर्स्ट इन मतलब जो सबसे पहले मैं इन करता हूँ वो लास्ट आउट होती है। आउट वो कब होती है, सबसे लास्ट में, ऐसे ही था ना। जी। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आई थी, फर्स्ट आउट, वो आउट कब होगी, सबसे पहले। ये देखें आपके साथ ही एग्जांपल सामने पड़ी हुई है, 1 सबसे पहले आया था लेकिन आउट कब हुआ, सबसे लास्ट में। 3 सबसे लास्ट में आया था लेकिन आउट कब हुआ, सबसे पहले हो गया। ओके, बाद में। हाँ, पहले। इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, दूसरी चीज मैंने आपको बतानी थी, ये सिर्फ मैंने अभी आपको स्टैक बताया, लेकिन हमारे पास तो हमने स्टैक पॉइंटर की डेफिनेशन देखनी, वो क्या होता है। अच्छा देखें, ये अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको पॉइंट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जैसे ही वैल्यू 1 आई ना, एक चीज होती है जिसको पॉइंट कर रही होती है, मतलब स्टैक को बता रही होती है, अच्छा इसमें वैल्यू ये 1 पड़ी है सबसे टॉप पे। फिर वैल्यू 2 आई, एक चीज पॉइंट कर रही है, वो बता रहा है जी सबसे टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, 2। फिर 3 वैल्यू आई, वो उसको बता रहा है जी वैल्यू कौन सी पड़ी है सबसे टॉप पे, 3। तो एक स्टैक के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा सबसे टॉप वाली वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होता है, सिर्फ टॉप वाली वैल्यू को, उससे नहीं पता होता नीचे क्या पड़ा हुआ है। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं पॉइंटर। समझ आई, मतलब एक ऐसी चीज होती है जो स्टैक के सबसे ऊपर वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है और बता रहा होता है कि ये ऊपर वाली चीज है सबसे, अब नीचे क्या पड़ा उसको नहीं पता, और वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं पॉइंटर। क्योंकि हम स्टैक के अंदर यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड और ठीक नो। है। तो ये डेफिनेशन थी समझ गए। जो हमने पढ़नी थी ना, जिसके लिए मैंने इतना आपको समझाया, वो ये है स्टैक पॉइंटर। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी हुई, मैं आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर सेंड कर दूंगा इसकी ना डेफिनेशन। ओके, फिर आप मार्क कर लीजिएगा वो। तो यहाँ तक जो है ना हमारा अभी एक टाइप जो है ना उसकी रजिस्टर्स की वो खत्म हो गई है। ओके, एक टाइप सिर्फ अभी, उसके बाद दूसरी आती है जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, बाकी हम इसको अच्छे से कल देखेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू क्या है,
जैसे नाम से लग रहा है जनरल पर्पस रजिस्टर, तो जनरल का मतलब पता है क्या होता है? जनरल, वैसे जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास पहले जमाने में कंप्यूटर था ना, उसका पर्पस क्या था जी? साइंटिफिक यूटिलिटेशन, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक कंप्यूटर आया वो यूज होता है जी जस्ट फॉर बिजनेस पर्पस। अच्छा जी, फिर कंप्यूटर आया जी ओनली यूज फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे वो कंप्यूटर जनरल पर्पस है, क्योंकि हम उससे सब काम नहीं करवा सकते। तो इसी तरह अब हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा जी ऐसे रजिस्टर जो हर तरह का काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखें ये यहाँ पे लिखा था पीसी, पीसी के काम सिर्फ क्या था? एड्रेस स्टोर करना। लेकिन किसका एड्रेस स्टोर करना? जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, आईआर, जो अभी इंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जनरल पर्पस नहीं है, इनका अपना अपना काम है। इसी तरह ये जितने भी रजिस्टर है ना, GPR, ये अभी हम पढ़ेंगे 4 तरह के होते हैं, ठीक है? तो सर बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। एक मिनट। अच्छा जी, तो ये जी। 4 तरह के रजिस्टर होते हैं हमारे पास, 4 तरह के रजिस्टर। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, EAX फर्स्ट हो गया, EBX सेकंड हो गया, ECX ये थर्ड हो गया, और EDX ये हो गया फोर्थ, ठीक है? इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास है EAX, ये नजर आ रहा है ना, क्लियर है? या इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ मैं। ओके, अपनी याद रखना, आप लिख लें शायद पे कि इसकी कितने टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स होती हैं। ओके, इस रंग छोटे छोटे पॉइंट्स आप वैसे ही लिख लिया करें ताकि याद करने में आसानी होती है। ये फर्स्ट है EAX, सेकंड होता है EBX, फिर ECX, फोर्थ होगा EDX। ओके, ये जितने भी है ना, ये हमारे पास रजिस्टर है 4 बाइट्स के। ये 4 बाइट का है, ये भी हमारे पास कितने का होगा? 4 बाइट का। ये भी हमारे पास कितना होता है? ये देखें, ये भी हमारे पास होता है 4 बाइट का। ये भी कितना होता है? 4 बाइट का। ओके, याद रखना है कि जितने भी मैंने बताया ना, ये 4 बाइट का होता है, EAX, EBX, ECX और EDX, ठीक है? लेकिन सपोज मेरा डाटा इतना है ही नहीं, मेरा डाटा कितना था? सिर्फ 2 बाइट का। तो अगर मैं 4 बाइट यूज कर लेता हूं तो 2 बाइट तो मैंने डाटा स्टोर कर लिया, लेकिन 2 बाइट मेरा क्या होगा? वेस्ट हो गया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक रजिस्टर के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर ठीक करते हैं। तो इसका मतलब मेरा जो डाटा है वो कम है और इसका साइज ज्यादा है, मेमोरी वेस्ट हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे? फिर हम ई नहीं लिखेंगे साथ, हम AX लिख देंगे, बस खाली AX। वो कितने का होगा? 2 बाइट का, ठीक है? इसी तरह हम इसको भी करेंगे, इसका ई नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे? BX, वो भी 2 बाइट का होगा। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली CX, वो भी 2 बाइट का होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे DX, वो भी कितने का होगा? 2 बाइट का, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? ये देखें, ये भी 2 बाइट का हो गया, ये भी 2 बाइट का, और ये भी 2 बाइट का। लेकिन सपोज मैं कहता हूँ लो, अब मेरा डाटा इससे भी छोटा है, वो कितने का है? 1 बाइट का है। तो अब हम क्या करें? हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। हम फिर इसको चेंज कर देते हैं AH और AL के अंदर। अब ये जो AH है ना, ये होता है 1 बाइट का, ओके? और जो AL है वो भी कितना होता है? 1 बाइट का। इसका मतलब अगर आपने 4 बाइट का डाटा स्टोर करना है तो आप क्या यूज करें? EAX यूज कर लें। लेकिन आप कहते हो कि हमारा डाटा थोड़ा है, फिर आप कितना यूज कर लें? ये कर लें, AX कर लें। AX। अब कहते हो इससे भी थोड़ा है, फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप AX कर लो या AH कर लो या फिर AL कर लो। दोनों आपके पास रजिस्टर, और ये 1 बाइट का है। इससे छोटा कोई रजिस्टर नहीं है। अब इससे छोटा हमारे पास डाटा भी नहीं होता। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मिनिमम जो डाटा होता है वो कितना होता है? 1 बाइट का। इससे छोटा कोई भी डाटा नहीं होता। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ जी अहमद, ये नाम मैंने लिखा। आपको पता है ये A कितने बाइट का होता है? ये 1 बाइट का होता है। H ये भी 1 बाइट का है, M ये भी 1 बाइट का है, A अगेन 1 बाइट, और D 1 बाइट का। तो इट मीन ये टोटल हमारे पास डाटा कितना है? 5 बाइट का है। तो इसका मतलब हमारे पास छोटा डाटा होता ही नहीं है 1 बाइट से, तो हमें फिर जरूरत ही क्या है डाटा स्टोर करने की? इसलिए हमारे पास मिनिमम 1 बाइट का है, या 2 बाइट का है, या फिर 4 का है। इसी तरह यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको कैसे चेंज करेंगे? BH और BL, ओके? इसके स्टार्ट में A था ना, इसलिए यहाँ पे आया था AH और AL। इसका क्या बनेगा? BH और BL। इसका क्या बनेगा? CH CL। इसका बनेगा DH और DL।
ओके DL. हाँ, तो ये मैंने आपको जो है ना यहाँ तक पढ़ा दिया, पेज नंबर 80 तक। मैं जस्ट इसकी रीड कर देता हूँ। दीज रजिस्टर्स आर कॉल्ड EAX, EBX, ECX और लास्ट वन इज EDX। ओके, एंड यूज इसलिए होते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, मतलब सिंपल वर्ड से मैथमेटिक्स के लिए हम यूज करते हैं इसको। These are used for arithmetic and data movement purpose। हम मैथ के लिए यूज कर रहे हैं। अरिथमेटिक का मतलब मैथ ही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मूव का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। मूव, इसका मतलब सर? मूव करना, ठीक है. मूवमेंट, कॉपी। ईच कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर केस एंड लोअर केस। ये देखें वो बता रहे AH AL, BH BL, CH CL, DH DL। ये एज का मतलब होता है हायर, एल का मतलब होता है लोअर। ओके, हायर और लोअर, ठीक है। अच्छा जी, ए का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटर। बी का मतलब क्या होता है? बेस। सी का मतलब होता है काउंट। डी का मतलब होता है डाटा। ये मार्क कर ले, सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ दिस रजिस्टर कैन बी यूज एज 1 बाइट। ये मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर जितने भी लिखे हैं ना, ये सारे 1 बाइट के हैं। फिर 2 बाइट भी यूज कर सकते हैं। वो कौन से होंगे? ये देखिए, इसने एग्जांपल दिया, ये देखें AX 2 बाइट के भी हो सकते हैं और 4 बाइट के भी हो सकते हैं। ये दोबारा उसने एग्जांपल दिया, AL भी 1 का है, AH भी 1 का है। X जिसके साथ आ रहा है ना सिर्फ, मतलब AX BX CX और DX, वो 2 बाइट का है। लेकिन जिसके स्टार्ट में E आ रहा है वो 4 बाइट का होगा। ओके, अब इसमें बिट्स का भी बताया। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, 16 मतलब 2 बाइट, और आगे अगर 32 लिखा होता तो इसका मतलब क्या आता? 4 बाइट। ओके